पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया मेरी मैजिकल वेट लॉस जर्नी। मैजिकल क्यों? क्योंकि वेट के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया था बहुत साल पहले, मतलब डेकेड्स बैक। अगर मैं कहूँ प्री हिस्टोरिक एरा में तो शायद परफेक्ट होगा। तो इस पोर्शन को मैं ना ब्लैक एंड व्हाइट कर देती हूँ ताकि वो प्री हिस्टोरिक वाली फील आ जाए। लेकिन वेट ही सब कुछ नहीं है। ब्लड प्रेशर वो कभी कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कभी वो कम होता है। ब्लड प्रेशर की तो मेडिसिन एक बार स्टार्ट होती है तो कभी छूटती ही नहीं है ना। मुझे तो यही पता है, इनफैक्ट यही पता था। फैटी लिवर, उसके वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, साइनोसाइटिस, फिर डायबिटीज वो तो कभी ठीक नहीं होता है। लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना ही पड़ता है उसके लिए, है ना। यही था मेरा कॉन्सेप्ट इस जादू की छड़ी से मेरी इंट्रोडक्शन होने से पहले तक, जो पूरी तरह से बदल गई जब ये जादू की छड़ी मेरे हाथ में आ गई। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय, मैं प्रत्युषा ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रत्युषा प्रेजेंट्स। इंटरमिटेंट फास्टिंग, यही है उस जादू की छड़ी का नाम जिसकी वजह से मैंने मैजिकली वेट लूज किए। हाँ, वेट लॉस वाली वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में नहीं दूंगी। उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के एंड में। इनफैक्ट एंड स्क्रीन में मैं वेट लॉस वाली वीडियो को डाल रही हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले मैं शेयर करूंगी शॉर्ट में कि मैंने एग्जैक्टली क्या क्या किया। एलाबोरेटली मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया है। नंबर 2 मैं शेयर करूंगी कि क्या क्या करना पड़ता है मुझे जो पता चला वो। नंबर 3 मैं शेयर करूंगी वो मैजिकल हेल्थ बेनिफिट्स जो मुझे मिले। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ फास्टिंग ही नहीं है, ये आपका पूरा लाइफस्टाइल है, नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल ही है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं हेल्थ बेनिफिट्स बोलने के बाद बोलूँगी, उसे ज़रूर सुनिएगा। मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले जिस चीज़ पर मेरी ध्यान गई वो है फास्टिंग का वो टाइम। मैंने 14 आवर फास्टिंग की। रात के 8 बजे के पहले मेरी डिनर ख़त्म हो जाती, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। हाँ, पानी पी सकते हैं, वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ पानी ही पिया और कुछ नहीं। डिनर 8 बजे से पहले ख़त्म, सवेरे 10 बजे के बाद ही ब्रेकफास्ट। तो वो 14 आवर्स रात के 8 बजे से लेकर सवेरे 10 बजे तक हो गई फास्टिंग के इंटरवल। ब्रेकफास्ट करने से 2-3 घंटे पहले मैं लेती वेजिटेबल जूस, करीब 7 बजे सवेरे खाली पेट। वेजिटेबल जूस मैं कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे सफ़ेद पेठा जिसको एशगर्ट कहते हैं, आप खीरा ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। तो मैंने या लौकी ले सकते हैं, किसी का भी जूस, लेकिन उसमें कुछ भी डाले बगैर, सिर्फ वो जूस। ज़्यादा करके मैं सफ़ेद पेठा का ही जूस लेती हूँ क्योंकि उसका कूलिंग इफेक्ट है, लेकिन कूलिंग इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए जिन लोगों को एस्थमा है या सर्दी ज़ुकाम जल्दी हो जाती है वो सफ़ेद पेठा का जूस को अवॉइड ही करें तो बेहतर है। उसके बाद खाने में फ्रूट्स ब्रेकफास्ट में इंक्लूड किया मैंने। हालांकि मैंने अपना जो ओरिजिनल ब्रेकफास्ट था, मतलब ब्रेड, एग, चाय, वो भी मैं लेती हूँ। लंच में मैंने कच्ची सब्ज़ी यानी रॉ वेजिटेबल के रूप में खीरा ऐड कर लिया, यानी क्यूकम्बर हाफ या एक लंच के साथ। और बहुत सारी साग सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड की है। और ये पहले तो मैं डेली ही लेती थी, आजकल शायद वीक में 3-4 दिन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा मेरे लिए। चाय में मैं दूध लेती हूँ। हाँ, मिल्क प्रोडक्ट के रूप में मैं सिर्फ दही लेती हूँ लंच में, क्योंकि ये भी आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के लिए अच्छा होता है, मैंने सुना। और मुझे डाइजेस्टिव भी प्रॉब्लम्स थे तो मैंने कर्ड लेना डिसाइड किया हर दिन, थोड़ी सी हनी के साथ। लेकिन मिठाइयाँ जो बंगालीज बहुत खाते हैं, हम बंगालीज बहुत खाते हैं दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, इनफैक्ट सभी खाते हैं, तो वो मैंने बंद कर दी है। डिनर जो है वो सबसे लाइट मैं लेती हूँ। रोटी और सब्जी, प्लेन रोटी सब्जी। कभी मुंह मीठा करने का मन करे तो नारियल और गुड़ के लड्डू, जिसको बंगाली में नारकुल नाड़ू बोलते हैं, वो। पहले मैं 3 बार चाय लेती थी, सवेरे एक बार, ब्रेकफास्ट में एक बार और शाम को एक बार। लेकिन अभी जब मैं ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ तब मैं सिर्फ एक बार ब्रेकफास्ट में ही चाय लेती हूँ। दूध चीनी सब कुछ उसमें पड़ता है, लेकिन एक ही बार लेती हूँ। वीकेंड्स की बात अलग है, घूमने जाऊँ तो वो बात अलग है। अब और मैं क्या करती हूँ, चीनी जब कुकिंग होती है उसमें भी तो चीनी की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी गुड़ का इस्तेमाल करते थे। लेकिन गुड़ भी आपको प्योर मिलेगा नहीं मिलेगा कौन कह सकता है, तो हम
चीनी यूज़ करते हैं लेकिन थोड़ा-सा, चाय में थोड़ा-सा, कुकिंग में थोड़ा-सा, बस इतना ही। इस रूटीन को फॉलो करते हुए जब हम थोड़ा अच्छा महसूस करने लगे तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ गया और हमने कुछ और भी इसी रूटीन के साथ ऐड कर लिया। हमने हफ्ते में एक दिन को सिलेक्ट किया, जैसे हमने ट्यूसडे को सिलेक्ट किया और उस दिन हम लंच और डिनर में सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल्स या सूप लेते और ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स। लेकिन यहाँ हमने थोड़ा सा चीटिंग भी की खुद के साथ कि ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स के साथ हम 1 या 2 बिस्किट्स भी लेते और 1 कप चाय भी। लेकिन इस नए चीज़ को ऐड करने के बाद बेनिफिट्स का स्पीड जैसे और भी बढ़ गया और भी तेज़ी से हम अच्छा महसूस करने लगे। ये वो है जो मैं करती हूँ। स्टेप 2, क्या-क्या करना पड़ता है आइडियली, जो मुझे पता चला। मुझे जो पता चला वो थोड़ा स्ट्रिक्टर है। 16 आवर्स की फास्टिंग करनी पड़ती है, 16 घंटे उपवास। हालांकि मैंने सिर्फ 14 आवर्स की ही की, 14 घंटे। रॉ वेजिटेबल्स बहुत सारा लेने के लिए बोला जाता है। मैदा बिल्कुल बंद, पैकेज्ड फूड, फ्रोजन फूड बिल्कुल बंद, नॉन वेज आइटम्स बिल्कुल बंद, मिल्क या मिल्क से बना हुआ हर प्रोडक्ट बिल्कुल बंद। हालांकि मैंने इतने रिजिडली नहीं फॉलो की। जो नॉर्मली बोला जाता है ना हेल्दी फूड है वही लो, जो अनहेल्दी है वो मत लो, वही उसी तरह की चीज़ें हैं। ये नॉन वेज आइटम और इसलिए बंद क्योंकि ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो फास्टिंग के लिए हमें अपने बॉडी को रेस्ट देना होता है इंटरनली, तो उसीलिए लाइट फूड जो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाए ऐसे ही फूड आपको लेना है। ठीक है, ये है जो आइडियली लेना पड़ता है, जो भी मैंने देखा, मैंने पढ़ा सुना वही। अब मैं हेल्थ बेनिफिट्स पे आ जाती हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब मैंने ये स्टार्ट किया उसके शायद 1 महीने से ही मैं स्लिम होने लगी थी, जो मुझे दूसरों से पता चला कि अरे तुम स्लिम दिख रही हो। और मैंने जब चेक किए तो 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर मेरे 10 से 12 किलो, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही कम हो गया था। ये मैंने वेट लॉस वाले वीडियो में शेयर किया है, जो मैं एंड स्क्रीन में, इस वीडियो के एंड में डाल दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो वेट लॉस के बारे में अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने इसलिए स्टार्ट की कि मुझे पीसीओडी था, फैटी लिवर भी पता चला कि है ग्रेड 2, और मुझे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत होने लगे थे। मुझे खाना खाने का मन नहीं करता था 2023 में। ये बहुत ज़्यादा होने लगा कि खाना देखते ही मुझे नहीं करता था कि मैं खाऊँ। मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं कैसे खाऊँगी इसको, भूख ही नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि खाने बैठी, जैसे ही मैंने खाना खाया तो स्टमक एकदम गर्म हो गया। एब्डोमिनल एरिया से मुझे कहीं-कहीं थोड़े-थोड़े पेन होने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं, लेकिन होने लगे थे। मतलब अ, ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स मुझे पहले से ही था। मैं कभी भी कुछ रिच खा लेती, खासकर बाहर कुछ खा लेती, तो मुझे डाइजेस्टिव मेडिसिन कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता। इवन घर में भी डीप फ्राइड मैं कुछ ले लेती तो मुझे डाइजेस्टिव मेडिसिन लेना ही पड़ता था। तो वो प्रॉब्लम बढ़ते-बढ़ते ओवर द इयर्स, बहुत सालों से ये था, लेकिन बढ़ते-बढ़ते 2023 में ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ा और मेडिसिन से थोड़ा बहुत इनिशियल हेल्प तो मिला, लाउड सिम्पटम्स जो थे वो थोड़े कम हो गए, लेकिन गए नहीं। फिर जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट की, उसके अ, मैंने 27 अगस्त 2023 को स्टार्ट किया था, और करीब उसके 2-3 हफ्ते बाद एक दिन हमने घर में पूरी जैसे, कुछ जिसे बंगाली में लूची कहते हैं, वो खा लिया। वो डीप फ्राइड होता है, तो वो हमने लंच में ले लिया। और मैं यहाँ अपनी माँ की बात भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि 2023 में ही मम्मी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला था कि 3 महीने तो बहुत रिस्ट्रिक्शन में रहना पड़ेगा। जून में उनका ऑपरेशन हुआ था, और उसके बाद वो कभी-कभार अगर रिच खाना चाहें खा सकती हैं, लेकिन खाने से पहले ही उनको डाइजेस्टिव मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो मेरे मन में ये चिंता रहती थी कि क्या माँ कभी भी रिच खाना नहीं खा पाएँगी? तो मुझे ये बात थोड़ी खटकती थी। जो भी हो, जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट की, उसके 2-3 हफ्ते बाद मैंने और मेरी माँ ने एक दिन वो पूरी लंच में खा लिया। माँ ने तो मेडिसिन ले ली थी पूरी खाने से पहले ही। पूरी उसको लूची बोलते हैं हम लोग, जो भी है, वो बहुत पसंदीदा डिश है हमारा। लेकिन मैंने ध्यान नहीं, मैं भूल गई कि मुझे मेडिसिन लेना था खाने के बाद। अक्सर मुझे प्रॉब्लम होता था और तब मैं लेती थी मेडिसिन। लेकिन पूरी वगैरह जो डीप फ्राइड है, वो अगर मैं
खाती तो मैं ले ही लेती थी, मतलब प्रॉब्लम होने का इंतज़ार नहीं करती थी। लेकिन इस बार मैं समहाउ भूल गई। शाम को याद आया, अरे मैंने तो मेडिसिन नहीं लिया, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जो एकदम अजीब था मेरे लिए, क्योंकि पिछले कई सालों से इनफैक्ट ये रिच खाना खाने के बाद मुझे प्रॉब्लम होता ही था। माँ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन माँ ने तो पहले ही मेडिसिन ले ली थी, तो ये चलो नहीं हुई, ठीक है। लेकिन मुझे थोड़ा-थोड़ा लगने लगा कि शायद ये जो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन मैंने किया, उसी का इफ़ेक्ट होगा। तो माँ ने और मैंने डिस्कस करके ये डिसाइड किया कि एक दिन हम इंटेंशनली बहुत रिच खाना ही खाएँगे। तो शायद अगले ही संडे, 1 हफ्ते बाद हमने लंच में सिर्फ़ पकौड़े खाए, बैंगन के पकौड़े। बेगुनी जिसको बंगाली में बोलते हैं, जो मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है इसे खाते हुए, क्योंकि ये खाते ही मुझे प्रॉब्लम होती है। मगर फिर भी वही हमने लेने का डिसाइड किया। अब बेगुनी क्या है? बेगुनी की रेसिपी के लिए ये वीडियो नहीं है। अगर बेगुनी की रेसिपी आपको जानना है तो यूट्यूब में सर्च कीजिए, ज़रूर आपको मिल जाएगा, और उसे ट्राई भी कर सकते हैं, बड़ा टेस्टी है। एनीवेज़, हमने उस दिन सिर्फ ये बेगुनी, बैंगन के पकौड़े और चाय यही ली लंच में, माँ और मैंने। तो कितना रिच खाया होगा, डीप फ्राइड है सभी, तो आप सोच सकते हैं। और हमने इंटेंशनली कोई भी मेडिसिन नहीं लिया, और कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। हम एकदम मतलब सरप्राइज़्ड हो गए, अरे बाप रे! अब हमें समझ में आया कि ये तो इसी प्रोसीजर का ही नतीजा होगा। तो हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो इतने दिनों से था, वो अभी ठीक होने लगा था। मेरे जो एब्डोमिनल एरियाज़ में थोड़े-थोड़े पेन्स होते थे, वो भी चले गए, पूरी तरह से चले गए। अभी तो बिल्कुल नहीं है। ये हो गया डाइजेस्टिव इश्यूज़ जो सॉल्व हुए। अब ब्लड प्रेशर पे आते हैं। ब्लड प्रेशर वो कभी ठीक होता है क्या? मैंने जैसे पहले बोला कि ब्लड प्रेशर, मेरा तो यही कॉन्सेप्ट था कि एक बार मेडिसिन लो तो वो सारी ज़िंदगी आपको लेते रहना पड़ता है। अब हुआ क्या? इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करने के थोड़े दिनों बाद, शायद अगेन सब कुछ 1 महीने के अंदर ही हुआ, मुझे बहुत चक्कर आने लगे। जब भी मैं चेयर से मैं उठ के खड़ी होती और मुझे चक्कर आता, और बहुत ज़ोर का चक्कर आता। ये पहले भी कभी-कभार हुआ है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन शायद शायद इसे बोलते हैं, लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, हर बार हो रहा था, जब भी मैं खड़ी होती, तब भी होता था। और ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ये होता ही रहा। तब मुझे थोड़ा अबनॉर्मल लगा, इतना तो नहीं होता है। फिर हमने अपनी बीपी चेक करवाई और पाया कि वो लो है। हालाँकि मेरी बीपी तो हाई थी और मैं मेडिसिन भी लेती थी। तो इनफैक्ट मेरी माँ का जब हेल्थ इश्यूज़ हुआ, तो तब तो मेरा इतना हाई हो गया था, 170 से ऊपर 195 भी एक बार आ गया था ऊपर का ब्लड प्रेशर। वो तो चलो बहुत स्ट्रेसफुल टाइम था, लेकिन नॉर्मली हाई ही है। अभी हमने बीपी चेक करवाया तो वो था 110/70। उस वक़्त मैंने मेडिसिन भी नहीं ली थी। फिर दूसरे दिन हमने फिर से चेक करवाया, इस बार आया नॉर्मल 120/80। तो माँ ने कहा कि शायद ये फिर से बढ़ रहा होगा। लेकिन मैंने फिर भी मेडिसिन नहीं ली, मुझे देखना था कि क्या हो रहा है एग्ज़ैक्टली। मैंने बार-बार चेक करवाया और हर बार ये आइदर नॉर्मल नहीं तो थोड़ा-सा लो, ऐसा ही आता। मेरी माँ का भी बीपी चेक करवाया गया और उनका बीपी मेरे से भी हाई था, मेरे से भी हाई डोज़ की मेडिसिन वो लेती। लेकिन अब उनका तो मुझसे भी लो आया, उनका नीचे का आया 60, ऊपर का मुझे याद नहीं। तो अभी हम समझ नहीं पा रहे थे मेडिसिन लें, ना लें। तो कुछ समय तक हमने रेगुलर चेक करवाया, तो कभी ये लो आता, कभी नॉर्मल, कभी थोड़ा-सा हाई, फिर लो। तो ऐसा होते-होते वो नॉर्मल हो गया और बीपी का मेडिसिन मेरा और मेरी माँ दोनों का ही छूट गया, पूरी तरह से। अभी हमें मतलब आदत हो गई है ना, मन करता है कि एक बार ले लूँ, ऐसा हो गया। ये चलो बीपी का हुआ, ब्लड प्रेशर। मुझे साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम था बहुत सालों से, और हर बार सीज़न चेंज होता तो मुझे ज़ोर की सर्दी लग जाती। लेकिन लास्ट कुछ इयर्स, 4-5 साल से मुझे सीज़न चेंज होते ही फ़ीवर भी आ जाता था, जो खुद से ठीक भी नहीं होता था, मुझे मेडिसिन लेना ही पड़ता। लेकिन और मुझे ना थोड़ा डर लगता, मतलब डर लगता था जब भी सीज़न चेंज होने का टाइम होता था कि फ़ीवर ना आ जाए कहीं। तो अब मैंने जब इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट की, फिर विदिन कुछ वीक्स, आई थिंक 1 महीने से पहले ही मुझे मेरे ना बहुत कॉफ़ निकलने लगे, ब्लैकिश डार्क कलर के कॉफ़ निकलने लगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ,
और मैं उतने रिजिडली तो नहीं कर रही थी इंटरमिटेंट फास्टिंग, मैं थोड़े लीनिएंट वे में हल्के-फुल्के तरीके से ही कर रही थी। तो ऐसे जब कुछ दिन हुआ तो मैंने ढूँढा ही शुरू की कि ऐसा होता है क्या? तो पता चला किसी को साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम था, उनको 2-3 दिन ऐसे कॉफ़ निकले थे, फिर ठीक हो गया था। लेकिन मेरा तो निकलता ही जा रहा था कॉफ़। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया और फिर ऐसे होते-होते 1 महीने तक मेरे कॉफ़ निकले, 1 महीने तक। और उसके बाद वो धीरे-धीरे नॉर्मल हो गया, अभी जैसे एकदम ठीक है। और इस बार मैंने पाया कि जैसे सीज़न चेंज हुआ, मुझे फ़ीवर आना तो दूर की बात है, मुझे नॉर्मल जो सर्दी लगती थी, ज़ुकाम हो जाती थी, वो भी नहीं हुआ। ये साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हुआ। इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करने के कुछ समय बाद हमने ब्लड टेस्ट करवाए और इससे पहले मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल था बॉर्डर लाइन, मेरी माँ का था हाई। इस बार जब टेस्ट हुआ तो मेरा कोलेस्ट्रॉल हो गया था नॉर्मल और मेरी माँ का हो गया था बॉर्डर लाइन विदाउट एनी मेडिसिन। मेरी माँ को शुगर की मेडिसिन, डायबिटीज है उनको, मतलब है बोलूँ या था बोलूँ, आई एम कंफ्यूज्ड। तो उनको शुगर के लिए मेडिसिन लेना पड़ता है करीब 20 इयर्स से। और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट होने के कुछ समय बाद जब हमने ब्लड टेस्ट करवाए तो 20 ईयर्स से वो मेडिसिन ले रहे हैं डायबिटीज के लिए। अब टेस्ट में आता है कि वो हैं प्री डायबिटिक। 20 ईयर्स से उनको शुगर है, प्री डायबिटिक। अब वो समझ नहीं पाते हैं कि शुगर की मेडिसिन ले या ना ले। शुगर की मेडिसिन मेरी माँ लंच के बाद लेती हैं, तो वो उन्होंने कंटिन्यू किया उसको लेना, लेकिन एक दिन लंच के बाद जैसे ही उन्होंने शुगर की मेडिसिन ली तो उनको लगा कि शुगर लेवल लो हो रहा है उनका। तो अब वो समझ नहीं पाती हैं कि मेडिसिन ले कि ना ले। तो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, शायद थोड़े समय बाद फिर से चेक करवाना पड़े और देखते हैं तब क्या होता है। लेकिन प्री डायबिटिक तो ऑलरेडी उनको दिखा ही रहा है टेस्ट रिपोर्ट। और एक छोटी सी बात, मेरे ना ये नकल्स ये बहुत डार्क थे पहले। तो ये बहुत डार्क थे। इसके मैं कोई पिक्चर अगर मुझे मिले तो ठीक है, मैं डालूँगी शायद, पता नहीं इसके पिक्चर मुझे मिलेंगे कि नहीं। मेरे डार्क नकल्स के कुछ पिक्चर्स मैंने जुगाड़ किए हैं। आई होप कि आपको ये फ़ोटोज़ देखकर समझ में आ जाए। मैंने एक दिन देखिए, एक्सीडेंटली नोटिस किया कि ये डार्कनेस नहीं है, ये ब्लैक ब्लैक जो कलर था मेरा यहाँ, वो चला गया है, अभी नहीं है। अभी नहीं है, लेकिन ये पहले था, बहुत डार्क कलर का था। इसके लिए मैंने अलग से कुछ किया नहीं, लेकिन ये भी एक इफ़ेक्ट मैंने देखा जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद ही हुआ, तो शायद उसी का इफ़ेक्ट होगा। और कुछ था क्या? उम, और कुछ मुझे इस वक़्त तो याद नहीं आ रहा है। यही वो सारे हैं जो मुझे याद आए और मैंने आपसे शेयर की। मेरे लिए तो बहुत कुछ है क्योंकि मैंने तो सिर्फ़ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ही ध्यान में रख के ये सब कुछ स्टार्ट किया था। लेकिन मुझे पता नहीं था ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगी और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। ये सब मेरे लिए वाक़ई में कोई जादू से कम नहीं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो है एक लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन प्रोसेस है, सिर्फ़ फास्टिंग नहीं। और इसी से मेरे तो इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, तो आई थिंक सभी के प्रॉब्लम सॉल्व होते होंगे। मैंने तो बहुत हल्के-फुल्के तरीके से, बहुत मतलब लीनिएंट वे में किया, तो अगर कोई बहुत डिसिप्लिन वे में इसको पूरी तरह से फ़ॉलो करे, तो पता नहीं क्या-क्या मैजिकल इफ़ेक्ट उनको मिलेंगे होंगे। हालाँकि हम इस दुनिया में मतलब अमर होके तो रहने के लिए आए नहीं हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है कि हम एक हेल्दी लाइफ लीड करें, तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। तो लेकिन मैं फिर भी एक बात यहाँ बोलूँगी कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, तो वो उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि इसी प्रोसेस से सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उनको अलग से थोड़ा उसके लिए केयर लेना चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। तो वो ज़्यादा पानी पिएँ, कॉन्स्टिपेशन के लिए एक्सरसाइज़ करें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ख़ास तौर पे कुछ योगा भी होते हैं, जो है कोई योगा टीचर से अगर आप डायरेक्टली सीखें तो बहुत अच्छी बात होगी। और अगर फिर भी ठीक नहीं होता है, ईसब गोल मैं सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि अगर नेचुरल ईसब गोल जिसमें कोई सोडा नहीं है, कोई एडेड फ्लेवर नहीं है, कोई शुगर नहीं है, एकदम नेचुरल जो शायद वैद्यनाथ का मिलता है मार्केट में, ईसब गोल अगर रेगुलरली कुछ दिनों तक लिया जाए डिनर के बाद गुनगुने पानी में, 1 या 2 ग्लास गुनगुने पानी में 1 या 2 चम्मच
आपके हिसाब से अगर नेचुरली ये इसबगोल लिया जाए उसमें डालकर, अच्छा तो नहीं लगेगा लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। कुछ दिनों तक लेने के बाद आई होप कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर ये ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हज़ार बीमारियों का जड़ है, इसको तो बिल्कुल ख़त्म करना ज़रूरी है। बाकी मुझे तो लगता है ये जो लाइफ़स्टाइल है बहुत बहुत मैजिकल इफ़ेक्ट डालता है आपके हेल्थ पर। तो मैंने अपना इफ़ेक्ट मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, मेरे माँ का भी जो एक्सपीरियंस हुआ वो भी मैंने आपसे शेयर की। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपको भी इसका बेनिफिट मिले, आप लोग इसके बारे में पता करें और इसको अपनाएँ अगर आप में कोई भी प्रॉब्लम है तो। हाँ, जो लोग डायबिटिक हैं, वैसे मेरी माँ को भी डायबिटीज़ था लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मैंने सुना है कि जो लोग डायबिटिक हैं, उनको फास्टिंग के वक़्त अपने साथ गुड़ रखना चाहिए। अगर कभी उनको लगे कि शुगर लेवल फ़ॉल हो रहा है, तो वो शुगर, क्या मैं बोल रही हूँ, गुड़ ले सकते हैं। लेकिन मैं तो बोलूँगी कि जो अ, इस इंटरमिटेंट फास्टिंग पर काम कर रहे हैं और वो जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनसे आप सलाह करके करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जिनको गैस्ट्राइटिस है, हालाँकि मुझे भी गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशन के सिम्पटम्स ही थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरी माँ को शुगर रहते हुए भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर किसी को ये है, तो वो डॉक्टर की सलाह लें और जो भी स्पेशलिस्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, जिनको जो जानकार हैं, उनसे सलाह लें और फिर करें। यही मुझे बोलना था। आप सब एक हेल्दी लाइफ लीड करें, मैं यही चाहती हूँ और इसीलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दें और आपका जो भी कमेंट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आपके एक्सपीरियंसेस भी मुझे बताएँ ताकि मैं भी जानूँ कितने लोगों के कितने तरह के एक्सपीरियंस हो रहे हैं, दूसरे लोग भी जानें, उनको भी मोटिवेशन मिले। और मैं इस चैनल में इस तरह की वीडियोज़ लाती रहूँगी जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, मेरे लिए हेल्पफुल रहा है या मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, प्रैक्टिकली या स्पिरिचुअली मेरे विश्वास को बढ़ाया या किसी भी तरह से लाइफ़ को जो खूबसूरत बनाते हैं, ऐसे कोई भी एक्सपीरियंस मुझे हुआ वही मैं इसमें शेयर करूँगी। तो अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं पब्लिश करूँ तो उसकी खबर आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही, अभी मैं बाय-बाय कहूँगी, मिलते हैं अगले वीडियो में।